हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 2 को। पार्ट 1 को हमने पढ़ा था, एक हमारा लेक्चर पहला वाला लेक्चर हुआ था, उसमें हमने स्टैटिक कुछ पढ़ा था। आज उसी क्रम में आगे स्टैटिक पढ़ेंगे दोस्तों। उसमें हमने बताया था आपको कि ये 15 नंबर जो है हमारा स्टैटिक, यहाँ से सीडीपी का, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ईबीएस इन्वायरमेंट का हमारा 15 नंबर आता है और 15 नंबर हमारा आता है पैडागोजी। तो अभी हम दोस्तों इस 15 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से, इतनी अच्छे से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा एक आगे वाला जो पहला वाला क्वेश्चन है, लिखा है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। अब ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए, समझ लीजिए कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो गलत होने का आपका नाम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं हो। कुछ लोग तो फिर भी गलत कर देंगे, पालक कर देंगे ऑप्शन नंबर 4। भैया ये पालक गलत है, ये गलत कर रहे हो। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जिन 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 लोगों ने इसका ऑप्शन 3 क्लिक किया है, जिसने टिक किया ऑप्शन नंबर 3, वो बहुत अच्छा वो समझ रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्योंकि सरसों के जो है पत्तियों का क्या बनता है, साग बनाया जाता है, और उसके तेलों से क्या होता है, उसके बीजों से दोस्तों क्या होता है, तेल निकाला जाता है। अब देखिए, अगर पालक के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, तो पालक भी हमारा एक, पालक की भी सब्जी बनाई जाती है। और पालक में क्या होता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। आयरन, जिसको कहते हैं लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और नारियल के बारे में देखेंगे तो नारियल से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि नारियल कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों नारियल जो पाया जाता है आपका केरला और गोवा साइड पाया जाता है। केरल में क्या होता है, नारियल जो है घरों घरों में लगाए जाते हैं। और गोवा में क्या होता है, नारियल के तेलों में मछली बनाई जाती है। अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो गया, पूरा बढ़िया हो गया। चलिए आगे आगे देखिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या है 72। आगे हमारा जो भी सेकंड नंबर क्वेश्चन या 72 नंबर क्वेश्चन जो भी है, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? बताओ कौन सा रोग मच्छरों से होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हैजा डेंगू मलेरिया। ऑप्शन नंबर सेकंड है चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। ऑप्शन नंबर थर्ड है चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर फोर्थ है चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। तो अब देखिए, जो लोगों ने ऑप्शन नंबर सेकंड सही किया है वो एकदम परफेक्ट, उनका आंसर सही है। ठीक, और जो लोग हमारा उसके अलावा और सभी ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनका गलत है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, मच्छर से भी रोग होता है हमारा, मलेरिया होता है, ठीक, डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। 3 रोग होते हैं मच्छर से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, मच्छर से कितने रोग होते हैं? 3 रोग। मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया के लक्षण होते हैं क्या, बुखार होना, तेजी से शरीर में दर्द होना जोड़ों में। और यही लक्षण हमारे क्या होते हैं, डेंगू के भी कुछ कुछ होते हैं दोस्तों। डेंगू में भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेन कारण क्या होता है डेंगू में, प्लेटलेट्स की संख्या हमारी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि बाहर से प्लेटलेट्स इनको चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा जो 130 का टारगेट है दोस्तों, 130 प्लस का टारगेट है, हम आराम से अचीव कर लेंगे। जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, हो जाएगा। चलिए आगे आगे हमारा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, कुछ लिखा था, देखिए क्या लिखा था, देख लीजिए। एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर स्क्वायर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? सबसे आसान है, आप लोग जान गए होंगे कैसे करना है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड सबसे मिला लीजिए, आपको ये तो आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए कैसे करना है, बता ही देते हैं। दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 110 मीटर होता है। तो अब आपको निकालना है 9.7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 110 से गुणा कर देंगे, तो यही होगा 9.7 गुणे 110। ठीक, अब ये हमारा 110 से जब गुणा करेंगे जीरो से, तो हमारा दशमलव जाएगा हट यहाँ से। ठीक, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, 97 और गुणे 11। अब 11 सतह हमारा कर देंगे 77, और 11 नवा 99, 99 7 हमारा हो जाएगा 110।
6। अब 1067 कहीं दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। अब इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करें, देखिए मीटर में दिया, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 अंक पे हम डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 1000 से भाग देना पड़ता है। यही हमारा आया था ना, आया था यही, देखिए 1.067। क्यों आया? क्योंकि हमारा अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो उसमें 1000 से भाग देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1.067 किलोमीटर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को हल किया था उनके लिए दोस्तों एक बार अच्छे से हमारा तालियां हैं कि ऐसे आप लोग करते रहिए दोस्तों, ऐसे। इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग करिए तो बस करते रहिए। देखिए हमारा आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या है कांसा के बारे में? एक क्वेश्चन बताए थे पिछले वाली वीडियो में, इस पर क्वेश्चन कराए थे। अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर दे लेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी गलत करेंगे। देखिए गलत करेंगे कैसे लिखा है। पहला वाला दिया है कथन, यह एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जैसा पदार्थ पर एक तत्व है। तो तत्व है या नहीं है, इसको आप बताइए क्या है। तत्व नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये सही है, बताए थे पिछले वीडियो में, याद रखिए, गलत मत करिएगा। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, सही है। ब्रांज से की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कट गया है, यहाँ पर ये हमारा मजबूत। तो देखिए BCD के अलावा जितने लोगों ने और सभी ऑप्शन क्लिक किया है उनका हमारा गलत है, आप लोग सुधारिए इसको। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके पहले वाली वीडियो को अगर नहीं देखे हो देख लीजिए। ये जो गलती कर रहे हैं इसको गलती मत होने दीजिए, आप लोग जो है अच्छा सीख ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है देखिए मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए या कथनों का अध्ययन कीजिए। आप लोग जानते हैं मिजोरम में क्या होता है, झूम खेती के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ये जंगल हो गया पूरा, अब जंगल में एक जगह यहाँ चूज कर लें, यहाँ पर पेड़ों को जला वला करके काट उट करके फेंक दिया गया। फेंक करके यहाँ पर क्या किया, मिट्टी जो है उसको हल्का फुल्का खुदाई करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फसल लगा देते हैं, और 2-3 सीजन तक यहाँ पर फसल करते हैं। इसके बाद इसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर कहीं ऐसे जंगल को काटते हैं, फिर वहाँ पर फसल करते हैं, फिर काटते हैं, फिर फसल करते हैं, फिर यहाँ से काटते हैं, फिर मतलब ऐसे घूम के करते रहते हैं। और इसी को कहते हैं दोस्तों झूम की खेती। क्लियर होगा, झूम खेती या झूम की खेती इसी को कहते हैं। समझ में आया झूम की खेती किसे कहते हैं? चलिए तो अब आप आंसर सही कर ले जाएंगे। अब आंसर आप करिए, देखिए कौन सा आंसर सही होता है। देखिए अब देखो पहला दिया है ए वाला हमारा, फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। हाँ भैया खुला छोड़ देते हैं, देखिए काटने के बाद छोड़ दे रहे हैं खुला, कोई मतलब नहीं रहता, छोड़ के चले जाते हैं। देखिए आगे, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल अभी बताए हैं। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई, भैया गहरी जुताई नहीं किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। देखिए आगे, एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, हाँ उगाई जाती हैं। आगे देखिए, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता है, गलत। अब आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए ABD ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जितने लोगों ने AB किया है, BD किया है, CDE किया है, उनका गलत है। झूम की खेती के बारे में ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी जब इसका हम थ्योरी क्लास लेंगे दोस्तों ने, उसमें अच्छे से आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बस इतना आप लोग लेकिन समझते रहिए कि क्या क्या है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जा रही हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा देखिए, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, क्या कारण है भैया पक्षी गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं? इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं, बिल्कुल आँख होते हैं भैया। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर और घूम नहीं सकते हैं। क्या आंसर होगा बताइए। जो लोग 1 कर रहे हैं गलत, 2 भी कर रहे हैं गलत, 3 भी कर रहे हैं गलत, तीनों गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है भैया। तीनों जो ऑप्शन जिन लोगों ने टिक किया है तीनों का गलत है। देखिए क्या है कि उनका जो है नेत्र जो होता है वो स्थिर होता, और स्थिर होता तो किसी वस्तु को देखने के लिए, जैसे हम थोड़ा सा सर घुमाते हैं लेकिन उनको ज़्यादा घुमाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, ठीक दोस्तों। तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
एक चीज़ और देख लेते हैं, जो पक्षियों के कान होते हैं ये भी हमारे, देखिए अगर देखा जाए तो पक्षियों के कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं, सही बात है। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ये इसको भी कर सकते हैं। लेकिन जो गर्दन हिलाने का रीजन है ये रीजन रहता है, ठीक। ये तीनों जो पक्षियों के बारे में फैक्ट्स दिया गया है, तीनों सही है। पक्षियों के कान ढके होते हैं, पक्षियाँ अंडा देती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए और उम्मीद है दोस्तों आपको पता है हमको, ठीक। आगे देखिए, लिखा है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा तरीका है दोस्तों? वो आम को किस प्रकार से जाड़ों के लिए, जाड़ों में खाने के लिए वो रखेगी हमारा वो जाड़ों तक खराब ना हो। पहला देखिए क्या है, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बों में संचित करना। भैया जूस को कितने दिन तक रखेंगे, खराब हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, भैया प्लास्टिक थैले में रखें खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में संचित करके रखना, कितना दिन तक रखेंगे, नहीं चल पाएगा। लिखा गया अचार और आम पापड़ बनाना, ठीक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने 1 2 3 टिक किया है उनका आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग इसको आंसर कर रहे हैं। ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। हमारा जो टारगेट है कि हमारा अचीव हो जाएगा दोस्तों, बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखिए हमारा क्या है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। अब देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह जो है हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है। अगर वो काटेगी नहीं तो उसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा गिलहरी। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखा जाएगा, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों में मृदा, मतलब उसके खेतों की मिट्टी क्या होगी, मतलब क्या कर रहा है, वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा है। तो अगर बार बार फर्टिलाइज़र का उपयोग करेगा तो उसके खेत की मिट्टी कैसी हो जाएगी? जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। तो अगर बार बार करेंगे उसमें फर्टिलाइजर, मतलब बार बार उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो जो भूमि होगी वो बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बंजर का मतलब होता है अनुपजाऊ हो जाएगी, वहाँ पर कोई फसल नहीं होगा, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसका जो है मतलब फर्टिलाइजेशन सिस्टम हो, मतलब वहाँ से वहाँ पर कोई फसल नहीं होगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ तक तो समझ रहे होंगे ना, समझ में आ गया होगा। देखिए केरल के निकटवर्ती राज्य हैं भैया, मैप आपको पता होना चाहिए, मैप के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप क्या करिए, अपने रूम में मैप लगा लीजिए, मैप से जो है आप पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा देख करके, जिससे कि मैप अगर आपके रूम में रहेगा तो आप जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए कुछ इसी तरह से हमारा मैप बनता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, केरल हमारा आप लोग जानते हैं ये यहाँ पर ऐसे है साइड में, ठीक है, और इधर एक राज्य है और एक राज्य ऐसे है, ये ऐसे कुछ रहता है, ऐसे राज्य बना, ऐसे एक राज्य है, ठीक है। ये हमारा राज्य है तमिलनाडु, ये राज्य है कर्नाटका, ठीक। तो केरल के आसपास राज्य है, ये हमारा तमिलनाडु है, ये राज्य कर्नाटक है, ये राज्य केरल है। तो आप अगर मैप जो है अपने रूम में लगा लेंगे, मैप को ले आइए, मार्केट से ले आइए, जो भी 15-20 का मिलेगा, ले करके उसको रूम में लगा लीजिए। लगाने पर क्या होगा, उसको रोज देखते रहिए, बस थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, कहाँ केरल के पास कौन राज्य है, मध्य प्रदेश के आसपास कौन राज्य हैं, या महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ये सब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैप से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपका पक्का मैप से आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छा कर लिए हैं दोस्तों, आंसर कर लिए हैं। अब देखिए आप लोग कमेंट भी करिएगा कितना आंसर आपका सही हो रहा है, कितना भी आंसर जो हमारे 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में कितना आंसर आपका सही हुआ। देखिए आगे, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली का खाना पसंद करते हैं? इसका आंसर हम अभी बता चुके हैं, अब दोबारा ना बताना पड़े, बता चुके हैं। बताइए क्या होगा, गोवा। क्या होगा दोस्तों, गोवा।
गोवा के लोग क्या होते हैं, समुद्री मछली को किस में पकाते हैं, नारियल के तेल में। और पूछा जाए कि सरसों के तेल में कहाँ के लोग पकाते हैं मछली को, तो सरसों का तेल जहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक। और बिहार के लोग के बारे में क्या फेमस है, यहाँ पर बिहार में एक जगह है मुजफ्फर, ठीक, मुजफ्फरपुर है, क्या है, मुजफ्फर, ठीक, मुजफ्फरपुर। वहाँ पर क्या होता है, मधुमक्खी का पालन सबसे ज़्यादा में होता है, यहाँ से क्वेश्चन सीट में बनता है। और मिजोरम में क्या होती है, झूम की खेती होती है दोस्तों। तो ये चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा और आप लोग इतना अच्छा समझ रहे हैं। ऐसे पढ़ते रहिए दोस्तों, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे आंसर देंगे, ऐसे पढ़ते रहेंगे तो पक्का आपका एग्जाम 130 आप टारगेट किए हैं, आराम से स्कोर कर लेंगे, 130 से कम नहीं आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या सही है, देखिए ये हमारा है कथन कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। आगे देखिए सी वाला, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जो लोग कर रहे हैं ना, ये हमारा कर रहे हैं, ये ABCD गलत है, ठीक, AB भी गलत है, ठीक है, ABD भी गलत है। जो लोग कर रहे हैं ABC, ऑप्शन नंबर 3 जो लोग टिक कर रहे हैं ना उनका सही है ABC। मतलब अभी बताए थे इसकी पिछले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे हो तो उसको देखिए। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर के आसपास होती है, बताए थे 3 से 3.5-4 मीटर के आसपास होती है। और इसकी जड़ें जो है ज़मीन से, इसकी जड़ें इसकी लंबाई की जो है 30 गुना जो है गहराई तक जाती है। मतलब 1 मीटर अगर पौधा होगा तो उसकी जड़ें 30 मीटर ज़मीन में जाएंगे। और देखिए इस वृक्ष के तने में क्या होता है, पानी एकत्रित होता है, जिसको लोग पतली पाइप को, मतलब पतली पाइप से उसको पीते हैं, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर A, इसका कथन A, B और C सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अब भैया ये क्वेश्चन ना पक्का है, फिक्स है, इसका फेवरेट क्वेश्चन है, इसको समझ लो कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनना है। इस टाइम निकालना सीख लो, अगर नहीं आता है तो अभी से सीख लो, ठीक। लेकिन टाइम निकालने वाला क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। 1 नंबर का फ्री में नंबर मिलता है यार, ये नंबर तो आपको फ्री मिलना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच 1140 किलोमीटर की दूरी है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। भैया ये 7:45, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे AM है PM है। देखो कहीं अगर न ऐसा लिखा रहेगा, इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा है ना, तो हिंदी में हमेशा 7:45 लिखा रहेगा तो AM मानना हमेशा सुबह में। तो अब देखो ये 2 तारीख को 7 बजे सुबह में निकली है, समझो 2 तारीख को सुबह 7 बजे निकली और 3 तारीख को सुबह 4 बजे पहुंच गई। समझ में आया कि नहीं समझ आया। 2 तारीख को सुबह 7:45 में निकली है, 3 तारीख को सुबह है 4:45 पर पहुंच गई है। अब रुक जाओ पहले, 2 तारीख को अगर देखा जाए 7:45, ठीक, और 3 तारीख को अगर 7:45, देखो यहीं से निकालो, डायरेक्ट ऐसे निकालो। 2 तारीख को 7:45 सुबह और 3 तारीख को 7:45 सुबह, इन दोनों के बीच में कितना घंटा होगा बताओ ना ध्यान से। इन दोनों के बीच में अगर देखोगे ना तो 24 घंटा आएगा ना। तो 3 तारीख को अगर देखा जाए 7:45 बजे अगर वो ट्रेन पहुंची होती तो हमारा 24 घंटा हो गया होता। लेकिन 7:45 पर नहीं पहुंची है, देखो 7:45 नहीं पहुंची है, पहुंची है 4:45, 3 घंटा पहले पहुंच गई है। तो 3 घंटा इसमें घटा दो, तो 24 में से 3 घंटा अगर घटा दोगे तो 21 घंटा आ जाएगा। आसान है, निकल गया ना। कैसे निकाले कि सुबह, ऐसे निकालो ना, हमेशा 24 घंटे के हिसाब से निकालो। सुबह 7:45 से निकली है
2 तारीख को, 3 तारीख को सुबह 7:45 अगर पहुंचती है तो 24 घंटा होता, लेकिन ये 4 ही बजे पहुंच गई, 3 घंटा पहले पहुंच गई है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 - 3 बराबर 21 घंटा हमारा ट्रेन चली है। अब 21 घंटा चली है तो आप लोग जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। चल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब देखिए दूरी हमारा कितना है, 1140 है, तो 1140 बटे समय कितना हो जाएगा, समय आपका दिया है 21 घंटा। आप काटोगे तो दिया है लगभग, पूरा नहीं कटेगा, देखो 21 से नहीं कटेगा, 21 पंजे 105, ठीक है। अब देखिए 21 पंजे 105 लगभग 5, अब देखो काट लेते हैं, 21 पंजे 105, 21 छक्का, तो लगभग हमारा अगर 6 बार ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है, और 5 बार ले जाएंगे नहीं जाएगा, तो इसके बीच में आ जाएगा। अगर 1140 को काटेंगे 21 से तो हमारा लगभग आ जाएगा 5.54 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको काटने नहीं आता है तो आप ऐसे करिएगा, 11 ऐसे करिएगा, ऐसे 21 से भाग दो, 21 पंजे 105, 105 हो गया, देखो यहाँ पर एक, यहाँ 14 में से 5 गए 9 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर देखिए 0 आ गया, तो 21 चौक 84, तो हमारा देखो 54 आ गया। तो इसे काट कर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, जैसे पढ़ रहे हैं ना ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से। अगर सीटेट अगर मान लो दे भी लिए होगे काग 2 बार ने नहीं निकला होगा ना, तो अब की बार निकलेगा और आने वाले वैकेंसी में तुम्हारा सिलेक्शन होगा दोस्तों, मेरा ये गारंटी है, मैं दिलाऊंगा सिलेक्शन। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे पढ़िए। आगे देखिए लिखा, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा किस दिशा में होगी। फिर मैप वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैप वाला दिया, देखिए 2 क्वेश्चन आया मैप वाला, 2 क्वेश्चन आ गया। अब देखो मैप बना लेते हैं इधर, थोड़ा सा बस ऐसे ओवरव्यू बना लेते हैं, उतना सीधा ठीक बन नहीं पाता है दोस्तों, ये ठीक है। ये अगर हमारा मैप ऐसे कुछ है, ठीक, ये ऐसे है, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो जा रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ से ऐसे कुछ है हमारा बन गया ये, ठीक। अब देखिए कि दे रहा है कि पहले भोपाल जाता है, तो भोपाल हमारा ये देखिए यहाँ पड़ता है नई दिल्ली, यहाँ पड़ता है भोपाल, यहाँ पड़ता है झारखंड, ये बिहार के नीचे झारखंड है ना, जानते हैं ना। तो भैया भोपाल इधर थोड़ा सा पड़ जाता है नीचे, जस्ट नीचे, इसके नीचे, जैसे दिल्ली के जस्ट नीचे पड़ता है भोपाल। तो दिया है कोई भी यात्री भोपाल से मध्य पहले जाता है दिल्ली से भोपाल, तो दिल्ली से भोपाल जाएगा किधर जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, और फिर भोपाल से जाएगा हमारा झारखंड, तो हमारा जाएगा पूरब। तो पहले देखिए दक्षिण जाएगा पूरब जाएगा, मैप अगर आपको पता रहेगा तो आंसर तुरंत कर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले हमारा दक्षिण दिशा में जाएगा, फिर क्या जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। चलिए आगे, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, मज़ा आ रहा है दोस्तों, एकदम ऐसे पढ़ते रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं ना एकदम बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बस एकदम जानदार है, पढ़ते रहिए बस ऐसे। चलिए नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। देखिए छिपकली, गौरैया और कछुआ में तीनों में कौन सी समानता है आपको बताना है। देखिए वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो अगर देखा जाए तीनों में सबसे कॉमन बात कौन सी होती है ना, तो तीनों अंडे देते हैं। ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जिन लोगों ने तीनों का ऑप्शन क्लिक किया ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जहरीले नहीं होते हैं भैया, ठीक है। देखो सभी भूमि और जल में, गौरैया हमारा कहाँ रहता है, हमारा भूमि पर रहता है, जल में नहीं रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी जो हैं अंडे देते हैं। तो दोस्तों ये पूरे रहे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे इन्वायरमेंट के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूर करो, रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक। और ऐसे पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ते रहो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।